हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूं कक्षा 8 का अध्याय 13 जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक बातें, मतलब इस चैप्टर से परिचय मैं आपको कराऊंगा, यानी कि जो भी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए वो मैं आपको पहले बताऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्नावली 13.1 के सभी सवाल, मतलब 13.1 में जितने भी सवाल हैं वो सभी हम इसी वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर के अलावा जो बाकी के चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हैं, अगर आपको वो देखने हैं तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बेसिक बातें समझ लेते हैं, उसके बाद हम सवाल को करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या समझना है, सबसे पहले हमें समझना है कि सीधा समानुपात, जिसे हम अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, ये क्या होता है, और प्रतिलोम समानुपात जिसे हम व्यतक्रमानुपाती बोलते हैं, ये क्या होता है, और इनके जब सवाल आएंगे तो हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। पहले ये सारी बातें समझ लेते हैं, फिर आपको सवाल बहुत आसान लगेंगे, ठीक। चलो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी सबसे पहले हम समझते हैं सीधा समानुपात क्या होता है, ठीक है। मान लो आपके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक का नाम मैंने x बोल दिया, दूसरे का नाम y बोल दिया। आपके पास कितनी चीज़ें हैं, दो चीज़ें, एक को क्या बोला x, दूसरे को क्या बोला y, ठीक है। अब x और y के बीच में सीधा समानुपात होगा, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x और y अनुक्रमानुपाती होंगे अगर अगर x बढ़ रहा है, मान लो ये ऊपर की तरफ तीर का मतलब बढ़ रहा है, अगर x बढ़ता है तो y भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर x के बढ़ने से y भी बढ़ गया, ठीक है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे x और y में सीधा अनुपात है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि x और y अनुक्रमानुपाती हैं, ठीक। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर x कम हो, नीचे की तरफ तीर का मतलब समझ लो कम हो, ठीक है, अगर x कम होगा तो y भी कम हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा और एक के घटने से दूसरा घट जाएगा। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि ये इनके बीच में सीधा अनुपात है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको सिंपल सा एक उदाहरण दूं, ठीक है, जहां पर दो चीज़ों के बीच में सीधा अनुपात है, ठीक है, सीधा समानुपात है, तो आप ऐसे समझ लो कि आप बाजार गए और आप किताब खरीदने गए, ठीक है। अगर आप मान लो कि एक किताब 10 रुपये की है ना, सिंपल सा मान लेते हैं, बहुत सस्ती किताब है कि एक किताब 10 रुपये की है। अब मान लो अगर आपको दो किताब खरीदनी है तो आप कितने रुपए दोगे, 20 रुपये दोगे। पहले आप एक किताब खरीद रहे थे तो 10 रुपये लग रहे थे, आपने किताब की संख्या बढ़ा दी, आपने किताब दो करी तो दाम भी बढ़ गया। आप तीन किताबें लोगे 30 रुपये देने पड़ेंगे, यानी जैसे जैसे आप किताब की संख्या बढ़ा रहे हो तो वहाँ पे दाम भी उसी अनुपात में बढ़ जा रहा है। यानी कि अगर मैं किताब की संख्या को बढ़ा रहा हूँ तो उसके बढ़ने से दाम भी बढ़ रहा है, मतलब जो किताबों की संख्या होगी और उसका दाम जो है वो सीधा समान अनुपात है उनके बीच में, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा देखो, ये कंडीशन तो है कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े या फिर एक के घटने से दूसरा घटे। इसके अलावा एक बात और आपको याद रखनी है कि x y, जब x डिवाइड बाई y करोगे तो उनका अनुपात एक अचर आना चाहिए, यानी फिक्स वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है वो अभी मैं थोड़ी देर में समझा रहा हूँ। इससे पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होगे, ठीक है ना, जब भी आप क्वेश्चन यानी सवाल कर रहे होगे और वहाँ पे अगर सीधा अनुपात है तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, x1 बटे y1 बराबर कर देना है x2 बटे y2। ये चीज़ आपको याद रखनी है। भले आपको कुछ ज़्यादा सोचना पड़े ना पड़े, लेकिन इतना ज़रूर हर बार सोचना पड़ेगा कि अगर सीधा समानुपात है तो x1 बटे y1 बराबर होगा x2 बटे y2, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, देखो जैसे भी मैंने किताब की संख्या और उसका मूल्य लिया था, किताब की संख्या को मान लेते हैं x बोल रहा हूँ, x मतलब किताब की संख्या और y उसका मूल्य था। तो जैसे जैसे किताब की संख्या बढ़ रही थी यानी x बढ़ रहा था, उसका मूल्य बढ़ रहा था, तो समान अनुपात था। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखो मान लो इस बार आप गए कलम खरीदने, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा सबका मतलब x बटे y, जो ये अचर बोल रहा हूँ मैं के फिक्स वैल्यू, मतलब ये बदलेगा नहीं, ठीक है, इसका क्या मतलब है। और ये जो मैंने लिखा है कि क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, सवाल सॉल्व करोगे और सीधा अनुपात होगा तो आप ऐसा क्यों करोगे, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो पहले एक छोटा सा और उदाहरण देखो जहाँ पर सीधा समान अनुपात है। आप गए बाजार कलम खरीदने, कलम की संख्या को हम x बोल रहे हैं, ठीक है, x का मतलब मान लो यहाँ कलम की संख्या है और उसका मूल्य रुपए में y है, ठीक है, y क्या है, जो कलम है उसका मूल्य, ठीक है, रुपए में है।
अब मान लो एक कलम का दाम, ठीक है, एक कलम का दाम कितने रुपए है? 5 रुपए, ठीक है। तो 2 कलम का दाम कितना होगा? 10 रुपए। 3 कलम का दाम कितना होगा? 15 रुपए। सीधी सी बात है। जानबूझ के बहुत आसान सा उदाहरण लिया है ताकि आपको समझ में आए, कोई दिक्कत ना आए। क्यों? क्योंकि जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं ना, तो शुरुआत में हमें बहुत ही आसान उदाहरण लेना चाहिए जब आप सीख रहे हो पहली बार, ठीक है। जैसे जैसे भी आगे चलेंगे हम लेवल बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल देखो, यहाँ पर कलम की संख्या बढ़ रही है। कलम 1 थी, कलम 2 हुई, कलम 3 हो गई, तो दाम भी बढ़ रहा है। दाम 5 रुपये था, 10 रुपये हुआ, 15 रुपये हो गया। मतलब क्या? जैसे जैसे कलम की संख्या बढ़ा रहे हो दाम भी बढ़ रहा है। तो देख के इतना तो समझ में आता है कि भैया यहाँ पे सीधा समानुपात है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि कलमों की संख्या और मूल्य आपस में अनुक्रमानुपाती है, ठीक। अब यहाँ पर एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, लेकिन सीधा समानुपात है या नहीं, बिल्कुल पक्का करने के लिए हम क्या करेंगे? x बटे में y हर बार एक ही वैल्यू आनी चाहिए, यानी k आना चाहिए। ये वाला जो चीज है x बटे y बराबर k, इसका मतलब समझाता हूं। देखो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे x कितना है? 1, ठीक है ना। यहाँ पे x कितना है? 1, और y कितना है? y है 5, ठीक है। पहले के लिए कलम अगर आप 1 लेते हो तो उसका मूल्य 5 रुपये आता है, यानी ये x ये y, तो 1/5 हो गया। अब हर बार 1/5 ही आना चाहिए। अगर 1/5 के अलावा कुछ और आता है तो मतलब यहाँ समान अनुपात नहीं होता, ठीक है ना। देखते हैं आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखो 2, ठीक है। x के आगे देखो कितना लिखा है? 2, यानी जब आपने 2 कलम खरीदे, ठीक है, डिवाइड बाई कितना आएगा? y कितना? तब आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये होगा k का मान, ठीक है ना, यही तो k का मान होगा। अब इसको काट के देख लो, चाहे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी फिर से k का मान कितना आ गया? 1/5 आ गया। तो k का मान हमेशा 1/5 आ रहा है, यानी x बटे y की जो वैल्यू आएगी, x बटे y का जो मान आएगा वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। अगर ऐसा है तभी हम बोलेंगे समानुपात है। इसी तरह से आप यहाँ देख लो, 3/15, x का मान 3, y का मान 15, तो जब आप 3/15 करोगे ना, 3/15, तब भी 1/5 ही आना है। काट के देखो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तब भी 1/5 आएगा। मतलब जो k की वैल्यू है हमेशा कितनी आ रही है? 1/5। इसकी वैल्यू फिक्स है, बदल नहीं रही, मतलब कोई अचर है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, कि x बटे वाई एक अचर होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार आपने किया 1/5 आया, दूसरी बार कुछ और आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। इतना समझ में आया। अब अपने मेन चीज़ पे आते हैं, इसे स्टार्ट कर लेना भाई, बहुत काम आएगा आपके। जैसे ही आपको पता लगा सीधा समानुपात है, आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगा देना है, x1/x2, x1/y1, x1/y1, x2/y2, ठीक है। कैसे लगाएंगे ये फॉर्मूला देखो। चलो इस फॉर्मूले को करा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मान लो फिर से वही सवाल है, इसे बोला गया है कलम 1 तो मूल्य 5 रुपये, तो अगर 8 कलम होगी तो कितने रुपए? ये सवाल है। अब आपको मान लो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ उस फॉर्मूले से करना है। तो हम क्या करेंगे? हम ये बोलेंगे कि चलो ये मान लेते हैं x1 है, ये y1 है, तो ये x2 होगा और ये y2 होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। मैं सारा ना लिख के सिर्फ इसको y के आगे जो है ये y1 ये y2 लिख दे रहा हूँ। अब अपना फॉर्मूला जिंदाबाद है। अपना फॉर्मूला क्या है? x1/y1, x2/y2, ठीक है भाई। चलो अब x1/y1 तो हमें पता है 1/5 है, x2 भी, x के सामने ये x1 ये x2 कितना है? 8, y2 नहीं पता, ठीक है। तो ये y2 इधर जाएगा, ठीक है, ऐसे तिरछी गुणा करोगे तो y2 × 1 y2 ही रहेगा, और ये 5 इधर गुणा में जाएगा, 5 अट्ठे 40, ठीक है, 5 अट्ठे 40, यानी कि यहाँ पर y2 का मान कितना आ जाएगा? 40। कहने का क्या मतलब हुआ कि एक पेन अगर 5 रुपये का तो 8 पेन 40 रुपये के होंगे, ठीक है ना। तो मतलब अगर सीधा समान अनुपात है तो जो आपके पास की पॉइंट आता है, जो आपके लिए सबसे मेन है यहाँ पे सीखने वाला, वो ये है कि जैसे ही आपको पता लगा सीधा समान अनुपात है, उसके ऊपर सवाल पूछा गया है, आप आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगा दो, सवाल हो जाएगा, ठीक। चलिए समान अनुपात तो आपको समझ में आ गया। अब जरा व्यतकर्मानुपाती या फिर जो यहाँ पर दूसरे हिस्से में अपने पास है उसको देख लेते हैं, ठीक है। समान अनुपात तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये देखो, प्रतिलोम समानुपात या फिर व्यतकर्मानुपाती समझते हैं। ये इसका उल्टा है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, और अगर एक घट रहा है तो दूसरा घटेगा, ऐसा था। यहाँ पर उल्टा है। प्रतिलोम समानुपात या फिर व्यतकर्मानुपाती में क्या होता है? एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाता है,
या फिर अगर एक कम हो रहा है तो उससे दूसरा ज़्यादा हो जाता है, उल्टा रिलेशन होता है इनके बीच में। ठीक है, मान लो फिर से अपने पास दो चीज़ें हैं, एक्स और वाई, कुछ भी हो सकता है ये। यदि एक्स बढ़ रहा है, देखो ऊपर की तरफ तीर मतलब बढ़ना समझो, यदि एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो जाना चाहिए। ठीक है, और यदि एक्स कम हो रहा है तो वाई ज़्यादा हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है तब हम कहेंगे कि वहाँ पे प्रतिलोम समानुपात हो सकता है कि नहीं, उसके लिए ये कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। क्या कि x और y को गुणा करके हमेशा एक ही संख्या आनी चाहिए, मतलब एक अचर आना चाहिए, ये भी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। जैसे वहाँ पे x बटे y एक अचर था, यहाँ पे प्रतिलोम में x गुणा y, एक्स वाई चिपका के लिखने का क्या मतलब होता है, x और y गुणा हो रहे हैं। ठीक है, x गुणा y एक अचर आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। सवाल क्या करोगे, देखो जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करने जाओ, ये मीनिंग समझा रहा हूँ सबका मैं उदाहरण के साथ, पहले एक बार देख लो। जब भी आप सवाल सोल्व करने जाओ, अगर सीधा अनुपात था तो ऐसे करोगे, लेकिन अगर प्रतिलोम अनुपात है, ठीक है ना, शायद वो थोड़ा ऊपर चला गया है, दिख नहीं रहा होगा, ये देखो, अगर प्रतिलोम अनुपात है तब हम क्या करेंगे, x1 गुणा y1 बराबर होगा x2 गुणा y2 के। ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो मतलब मेन बात जो स्टार करने वाली यहाँ पर है वो ये है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब इसका उदाहरण समझ लेते हैं कि ऐसी कंडीशन कहाँ पे बनती है जब प्रतिलोम समानुपात होता है। बहुत सी कंडीशन बन सकती हैं, जैसे सिंपल समझो, आपको होमवर्क मिलता होगा, ठीक है, घर पे करने के लिए। ठीक है, तो आप गृह कार्य या होमवर्क कर रहे हो अकेले मान लो, ठीक है, और आपको लग रहे हैं 2 घंटे। अब किसी दिन आपके पास टाइम कम है, जल्दीबाजी में हो आपने अपने भाई या अपनी बहन से, मान लो अपने भाई से कहा कि भाई मेरा काम करवा दो। तो अब आप हो गए 2 लोग, पहले आप अकेले कर रहे थे, मान लो आपको 2 घंटे लग रहे थे, लेकिन अब आप 2 लोग कर रहे हो तो कम टाइम में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जब लोग ज़्यादा हो जा रहे हैं तो काम को करने में टाइम कम हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात होगा। एक और उदाहरण आप समझ सकते हो, मान लो आपको स्कूल पहुँचना था, ठीक है, आपको स्कूल पहुँचना है, अगर आप तेज़ चलोगे, जितना आप तेज़ चलोगे टाइम उतना कम लगेगा। यानी कि अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, स्पीड ज़्यादा कर रहे हो तो जल्दी पहुंच जा रहे हो, मतलब टाइम कम लग रहा है। और अगर आप कछुए की चाल से चल रहे हो, मतलब बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, स्पीड कम कर रहे हो, तब आपको समय ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर जो ये गति और समय है, इनके बीच में कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम समानुपात। गति ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, टाइम कम लगेगा। ठीक है, स्पीड कम होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। ठीक, चलो अभी हम इनका मीनिंग समझते हैं कि एक्स वाई अचर कैसे आता है और ये हम सवाल में कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। ये सब बातें अगर आपको एक बार समझ में आ गई तब तो भाई इस चैप्टर का कोई भी सवाल उठा लो, बिल्कुल एकदम आपको नकली सा लगेगा, क्योंकि कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक आपको समझ में आना चाहिए, फिर सारे सवाल आसाम से हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, मान लो मजदूरों की संख्या को मैं एक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, मजदूरों की संख्या को एक्स, और वो कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और कार्य में लगा समय मैं वाई बोल रहा हूँ। अब मान लो आपके पास कुछ काम है जो आपको मजदूरों से कराना था, ठीक है, और आपके पास 5 मजदूर, ठीक, 5 मजदूरों को काम करने में मान लो, ठीक है, ये दिन में 5 मजदूरों को काम करने में 20 दिन लगते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर 5 मजदूर की जगह डबल हो जाए मजदूर, मान लो पहले 5 थे अब 10 हो गए, मजदूरों की संख्या दोगुनी हो गई, तो टाइम भी क्या दुगुना लगेगा, नहीं, टाइम तो कम लगेगा ना यार अब, क्योंकि भाई 5 मजदूर 20 दिन ले रहे थे, अब मजदूर ज़्यादा है, मजदूर आपने ज़्यादा लगाए हैं, तो क्यों लगाए हैं, ताकि काम जल्दी हो जाए। तो अगर 5 मजदूर 20 दिन में कर रहे थे तो 10 मजदूर उसे 10 दिन में ही कर देंगे। अब कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो बात की बात अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ देखो, अब मैंने क्या बोला कि अगर प्रतिलोम अनुपात होगा, यहाँ पे पूरा है कि नहीं चेक करने के लिए ये कंडीशन भी सही होनी चाहिए, x गुणा y क्या आना चाहिए। देखो जरा एक बार, x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 20, 5 गुणे 20 कितना आया 100, यानी पहले केस में k का मान 100 है, दूसरे केस में अगर 100 नहीं आया गलत है, अगर आया तभी वहाँ पे प्रतिलोम अनुपात होगा। चेक करते हैं, दूसरे केस में x का मान कितना है 10, y का मान कितना है 10, 10 गुणा 10 कितना आया 100, मतलब एक अचर संख्या यार, ये 100 ही यार है, बदल नहीं रहा, तो यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि भाई अपना स्टार पॉइंट ये है कि अगर जैसे ही हमें पता लगा प्रतिलोम अनुपात है, हम आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाओगे उसके लिए उदाहरण समझ लो। देखो प्रतिलोम अनुपात में कैसे लगाओगे,
यहाँ पर देखो, मान लो फिर से वही सवाल है कि भाई मजदूर अगर 5 होंगे तो कार्य में समय लगेगा 20 दिन, तो अकेला मजदूर कितने में कर देगा। अब यहाँ सोचने वाली बात क्या है पहले कि कौन सा अनुपात है। तो हमें पता है कि मजदूर कम हो जाएंगे तो भैया अकेले को तो काम करने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना। जब 5 लोग 20 दिन में कर रहे हैं तो अकेला तो 20 से ज़्यादा ही लेगा। तो यहाँ पर जब ये मजदूर कम हो रहे हैं तो दिन ज़्यादा लगेंगे, एक के कम होने से दूसरी चीज़ ज़्यादा हो जा रही है, मतलब कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम। जब प्रतिलोम अनुपात होगा तो मैंने क्या बताया, तब आपको आंख बंद के फॉर्मूला लगाना है x1 y1 बराबर x2 y2। ठीक है, x1 कितना, x1 5, y1 कितना 20। ठीक है, इसको आप समझोगे x1 x2, ये y1 y2, तो x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो 5 गुणा 20 बराबर किसके होना चाहिए, 1, और y2 तो अपने को पता ही नहीं है तो y2 की जगह y2 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया, 20 गुणा 5 100, y2 गुणा 1 y2, यानी अकेले बंदे को काम करने में 100 दिन लगेंगे। ठीक है भाई, तो ये देखो, ये सारा खेल सीधा और प्रतिलोम समानुपात का आपको बेसिक समझ में आ गया है। अब चलिए अब अपनी प्रश्नावली करेंगे हम। ठीक है, अब बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इसके पहले सवाल से। ठीक है, जो पहला सवाल है वो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखो, जो प्रश्नावली 13.1 है, इसका जो पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। मतलब कार को पार्क करने का शुल्क है ये। 4 घंटे तक कार पार्क की जाएगी तो 60 रुपये लगेंगे। ठीक है ना, 4 घंटे तक 60 रुपये, 8 घंटे तक 100 रुपये, 12 घंटे तक 140, 24 घंटे तक 180। हमसे क्या बोला गया, जांच कीजिए क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। देखो, प्रत्यक्ष का मतलब भी सीधा अनुपात है यहाँ पर। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुपात जब बोला जाएगा उसका मतलब सीधा समानुपात। ठीक, तो वैसे तो आप देख के ही बता सकते हो कि यहाँ पर जैसे जैसे घंटे बढ़ रहे हैं बढ़ रहा है, लेकिन समान अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है, आप देख के भी बता दोगे। कैसे भाई, ये 4 का डबल 8 हुआ तो 60 का डबल 120 होना चाहिए था, लेकिन ये तो 100 ही हुआ, तो नहीं है। ठीक है ना, आप देख के भी बता सकते हो। लेकिन अगर हम करके दिखाएं तो यहाँ पर जो घंटे में दिया गया है समय उसको x मान लेते हैं, और जो शुल्क है रुपए में उसे y मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो x बटे में y कितना आएगा, x बटे में y देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x कितना है, 4 घंटे, और 4 घंटे में कितने रुपए लेके 60। ठीक है, इसको काटोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 15 बढ़ जाएगा। ठीक है ना, चाहे काट के देख लेना, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 और 0 यानी 4 पंजे 20, 1 बटे 15 आया। ठीक है, दोबारा x बटे y निकालोगे जब, ठीक है, तो 8 घंटे कितना टाइम लगा, कितने रुपए लगे, 100 रुपये। इसको काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 से 8 काटोगे 2, और 4 से 100 काटोगे 25। यही बराबर नहीं आ रहा। देखो, 1 बटे 15 2 बटे 25 के बराबर ही नहीं है। 1 बटे 15 बराबर नहीं है 2 बटे 25 के। अब आगे वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही दोनों बराबर नहीं है तो आगे वाले तो अलग होंगे ही किसी न किसी के। तो ठीक है ना, तो यही बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं है। ठीक है ना, हम क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष अनुपात या सीधे अनुपात में नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से तो 4 बटे 60 करने पे आ रहा है 1 बटे 15, लेकिन यहाँ पे 8 बटे 100 करने पे आ रहा है 2 बटे 25, नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप देखो, जो प्रश्न संख्या 2 है इसमें बोला गया है, एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का 1 भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। मतलब जो पेंट बनाया जाएगा, पेंट का मिश्रण तैयार किया जाएगा, उसमें 2 चीज़ें लगेंगी, एक तो बेस, ठीक है, यानी जिस चीज़ में आप घोलोगे लाल रंग, दूसरा लाल रंग वाला भाग। ठीक है, लाल रंग वाला भाग और बेस दोनों को घोलोगे तब वो पेंट बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अगर मूल मिश्रण के 8 भाग लोगे तो लाल रंग वाला 1 भाग लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, मूल मिश्रण के भाग अगर 8 लग रहे हैं तो लाल रंग के पदार्थ के भाग 1 लगेंगे। ठीक है, इस तरह से पेंट तैयार करना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सा अनुपात नजर आएगा, सीधा अनुपात। कैसे, जितना ज़्यादा आप पेंट तैयार करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको मूल मिश्रण का भाग लगेगा। ठीक है, और जितना मूल मिश्रण का भाग बढ़ाओगे उसी के हिसाब से ये भी बढ़ता जाएगा। भाई 8 रहेगा तो 1, 16 रहेगा तो 2, मतलब 1 के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा अनुपात है। अब हमें बोला गया निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जो मिलाए जाने की आवश्यकता है। तो चलो ठीक है भाई, ज्ञात करते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये है अपना x,
यानी कि लाल रंग वाले पदार्थ के भाग को मैं x बोल दे रहा हूँ, नाम दिया ऐसे ही, ठीक है ना, और मूल मिश्रण के भाग को y बोल दिया। आप क्या करोगे जब पेपर में कर रहे होगे तो आपको ये प्रश्न नहीं उतारना है, लेकिन ये टेबल बनानी है, ठीक है। ये जो सारणी दी गई है ये सारणी आप बनाओगे अपनी कॉपी में, ठीक। चलो, तो ये x1 x2 सब दिया हुआ है, y1 दिया गया, y2 नहीं दिया गया, तो जो y नहीं दिया वो लिख लो। y2 नहीं दिया, y3 नहीं दिया, y4 नहीं दिया, हमें निकालना है, y5 भी हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों सीधे अनुपात में है, ठीक है। किस में है? सीधे अनुपात में है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि x और y सीधे अनुपात में है, ठीक है ना, क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा। तो जब ये सीधा अनुपात होता है तो मैंने आपको क्या बोला था, आप एक फॉर्मूला लगाओगे, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे में y2, ठीक है। तो x1 बटे में y1 यानी कि 1 बटे 8 बराबर x2 बटे y2 यानी 4 बटे y2, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे y2 इधर जाएगा, y2 जाएगा यहाँ, 1 से गुणा होगा यानी y2 हो जाएगा, 8 इधर जाएगा, 8 गुणा में 4 32, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आएगा y2 का मान कितना, 32। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो इसको साइड कर देते हैं। इसी तरह से अब अगर मैं बात करूँ y3 भी निकालना है तो फिर से 1 बटे 8, ठीक है ना, ये बटे में ये बराबर ये बटे ये कर दो, अभी हमने देखा था सीधे अनुपात में क्या करना है हमें, ठीक। तो यहाँ से कितना लग जाएगा, देखो y3 को इधर गुणा करोगे, y3 गुणा 1 कितना, y3, और 8 गुणे में 7 कितना, 56, ठीक है। ये भी हमने निकाल लिया, ये भी हमें पता लग गया, इसको भी साइड में रख देते हैं। इसी तरह से फिर से जो हमें दोनों पता है, एक तो वो लेना है, एक वो लेना है जो हमें दोनों पता है, हालांकि यही पता लग चुके हैं, बराबर ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल, अब ये 12 बटे में y4 ऊपर गुणा करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, y4 गुणा 1 y4 बराबर 8 गुणा में 12 तो 12 अट्ठे 96, ठीक है, ये भी निकल गया। तो ये y4 हो गया। इसी तरह से हम y5 भी निकाल सकते हैं, 1 बटे 8 बराबर 20 बटे में y5 इधर आएगा, 20 अट्ठे 160, ठीक है, ये भी निकल गया, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें निकाल ली, ठीक। तो ये प्रश्न संख्या 2, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है कि प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ, ठीक है, प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के एक भाग के लिए 75 मिलीलीटर मूल मिश्रण की आवश्यकता हो तो मूल मिश्रण के 1800 मिलीलीटर में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना हम टेबल कैसे बनाते हैं, ये जो सारणी मैंने बनाई है आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी, है ना। तो लाल रंग का भाग x बोला, मूल मिश्रण का y बोला। क्या बोला गया है कि भाई लाल रंग के एक भाग में, लाल रंग वाला ये रहा, तो लाल रंग के यहाँ पे आगे लिख दोगे लाल रंग के एक भाग में, ठीक है। मूल मिश्रण का 75, तो मूल मिश्रण नीचे है तो ये है 75 मिलीलीटर ml, ठीक है, 75 मिलीलीटर की आवश्यकता है। तो मूल मिश्रण के 1800 मिलीलीटर, अब ये ऊपर लिखोगे या नीचे लिखोगे इसमें गलती मत करना। यहाँ पर क्या है 1800 मिलीलीटर, कौन सा, मूल वाला हमने नीचे लिखा है, यानी कि यहाँ पर 1800 मिलीलीटर आएगा, ऊपर मत लिख देना, ठीक है। और कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए, यानी लाल रंग वाला पदार्थ हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। तो ये x है तो x1 हुआ, तो ये x2 यानी x2 हमें निकालना है, ठीक है, ये हो गया। तो आप लिख सकते हो माना x2 पदार्थ मिलाना चाहिए। अब हमें पता है कि भाई जैसे जैसे एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, यानी सीधा अनुपात है, तो सीधा सीधा आप कर सकते हो x1 बटे x2 यानी कि 1 बटे 75 बराबर होगा x2 बटे में, तो सीधा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, x1 बटे में y1 यानी कि 1 बटे 75, चाहे आप इस तरफ लिखो चाहे इस तरफ लिखो, आपकी मर्जी है, ये बटे में ये बराबर ये बटे में ये, कोई भी आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, x2 बटे में 1800। तो यहाँ से x2 का मान निकालोगे, 1 बटे 75 अपनी जगह रहने दो, जो यहाँ नीचे है भाग में, भाग वाली चीज़ उधर कैसे आती है, गुणा में जाती है, ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर इसे काटे हम, ठीक है, आप काट लेना, 75 एकम 75, 75 दूनी 150 हुआ, 180, ठीक है, इस जीरो को भूल जाओ, इतने को देखो 180 में से 150 कर दिया, 30 बचा, 30 के आगे जीरो यानी 300, 75 दूनी
75 चौके 324, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, x2 बराबर 24, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। अगला चलते हैं। अब देखो जो चौथा प्रश्न है, इसमें बोला गया है किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। क्या मतलब हुआ कि एक मशीन है, ठीक है, वो 840 बोतलें 6 घंटे में भर देती है। तो हम पहले एक सारणी बनाएंगे जिसमें यहाँ लिखा है बोतलों की संख्या, जिसे मैंने x बोल दिया, और यहाँ है समय घंटे में। तो ये 840 बोतलें, यानी बोतलें हैं 840, तो बोतल वाली लाइन के सामने लिखोगे 840। कितना समय लिया इसने, 6 घंटे, यानी जो समय है घंटे में वहाँ लिखोगे 6। फिर क्या बोला गया, मशीन 5 घंटे, यानी जो 5 है वो घंटे के सामने लिखना है, घंटे के सामने क्या लिखना है 5। 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी यहाँ पे, यानी कितनी बोतलें आएंगी वो हमें बताना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये x है तो ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, मान लेते हैं x2 बोतलें भरेगी, ठीक। x2 नाम है, ठीक है ना, ये मत कहना कि वो 2x ने लिखा है, x2 नाम है बस, कि कितने बोतलें आएंगे वहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ। अब सबसे पहले हमें क्या पता करना होता है कि कौन सा अनुपात है, सीधा या प्रतिलोम। तो यहाँ पर देखो यार, जितनी ज़्यादा बोतलें भरनी होंगी समय उतना ज़्यादा लगेगा, है ना भाई। 1 बोतल भरोगे कम टाइम लगेगा, 2 बोतल भरोगे ज़्यादा टाइम लगेगा, 3 बोतल भरोगे और ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब जैसे जैसे बोतलों की संख्या बढ़ाएंगे टाइम भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर एक बोतल बढ़ाने से समय भी बढ़ रहा है, मतलब 1 के बढ़ाने से, x को बढ़ाने से y भी बढ़ रहा है, तो मतलब यहाँ सीधा अनुपात है। और सीधे अनुपात में हमें पता है x1 बटे में y1 बराबर x2 बटे में y2। तो x1 कितना 840, ठीक है ना, इसके सामने x1 बटे में y1 कितना 6 बराबर होगा x2 बटे में y2 कितना है 5, ठीक है भाई, ये हो गया। तो यहाँ से अगर मैं x2 का मान निकालूं तो देखो 840 बटे में 6 अपनी जगह, ये नीचे वाला 5 कहाँ जाएगा, गुणा में, जैसे भाग में तो गुणा में आती है। अब 6 से काट लो, इसे 6 एकम 6, 6 से काटोगे 6 एकम 6, 2 बचा, 2 के आगे 4 यानी 24, 6 चौक 24 और 1 0 तो 1 0, 140 गुणा में 5 है। 14 का पहाड़ आपको आता होगा, 14 गुणे में 5, 14 पंजे 70, और ये 1 0 था, लगा दो, यानी 5 घंटे में 700 बोतलें भरेगी। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा उत्तर में, है ना, कि भाई 5 घंटे में यह 700 बोतलें भरती है। मैं एक बार लिख देता हूँ, हर बार नहीं लिखूंगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 घंटे में यह 700 बोतलें भरती है, 700 बोतलें भरेगी। ये सब आपको थोड़ा अच्छे से लिखना होता है उत्तर, ताकि टीचर को लगे कि हाँ भाई लिखने वाले बच्चे ने समझदारी से उत्तर लिखा है ना। यहीं पे मत छोड़ना, थोड़ा ऐसे भी लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलिए। अब देखो जो अगला प्रश्न है इसमें क्या बोला गया है, इसकी बात करते हैं। इसमें बोला गया एक बैक्टीरिया या जीवाणु है, उसके फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। हालांकि मैंने चित्र यहाँ लगाया नहीं, ठीक है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है, सबसे पहले तो इसकी वास्तविक लंबाई बतानी है। उसके बाद बोला गया है यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी, ठीक है। आवर्धित का मतलब क्या है, किस तरह से आप उसको जूम कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो ये सारणी बनाएंगे, इसमें क्या आवर्धन कितने गुना किया गया है और आवर्धन करने के बाद वो कितनी बड़ी चीज़ दिखाई देती है, यानी आवर्धित लंबाई क्या है। जैसे मान लो ये पेन है, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो बैक्टीरिया इतना बड़ा, मान लो, ऐसे इतने बड़े नहीं होते, मान लो इसको मैं जूम करके 3 गुना कर दूँ, ठीक है। कितने गुना कर दूँ, 3 गुना, यानी कि ये है तो इतना बड़ा, लेकिन फोटो में ये इसका 3 गुना बड़ा दिखाऊँ, तो मतलब मैंने 3 गुना आवर्धन किया है, और 3 गुना आवर्धन के बाद कुछ ना कुछ लंबाई रही होगी। वैसे ही बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जितना भी बड़ा है, ठीक है, अभी हमें नहीं पता वो कितना बड़ा है, लेकिन जितना भी बड़ा है उसका 50,000 गुना आवर्धन किया जाता है। मतलब असलियत में वो जितना बड़ा था उससे 50,000 गुना बड़ा दिखाया गया है फोटो में, ठीक है। जब वो जितना भी था उसका 50,000 गुना बड़ा फोटो में दिखाया गया, तो उसकी फोटो कितनी नजर आती है, 5 सेंटीमीटर की। कितनी नजर आती है, 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। हमें बताना है इसकी वास्तविक लंबाई क्या है। इसके बाद
आगे बोला गया कि अगर 50,000 गुना ना करें, सिर्फ 20,000 गुना करें, यानी वो जितना बड़ा असलियत में था उसको 20,000 गुना जूम करें, तब उसकी आवर्धित लंबाई यानी तब वो कितना बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो चलो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो x1 x2 y1 y2 निकालना है, लेकिन y2 हम बाद में निकालेंगे। इसमें दो बातें पूछी है ना, 20,000 पे लंबाई क्या होगी वो तो बाद में पूछा है, उससे पहले पूछा है कि भैया वास्तविक लंबाई बताओ, है ना। तो वास्तविक लंबाई के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ, वास्तविक लंबाई बराबर क्या होता है। देखो जब भी आवर्धन किया जाता है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वास्तविक लंबाई बराबर होता है आवर्धित लंबाई। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में करते हैं ताकि जगह बने। ये होता है, कैमरे में आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, ये होता है आवर्धित लंबाई, आवर्धित लंबाई बटे में कितने गुना आवर्धन किया गया, मतलब आवर्धन कितना किया गया है। ठीक है ना, आवर्धन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसके बाद हम दूसरा हिस्सा वैसे ही करेंगे। तो आवर्धित लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। आवर्धित लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और आवर्धन कितना किया गया? 50,000 गुना। ठीक है, तो इसको काटोगे तो 5 एकम 5, इसे काटोगे तो 1 1 2 3 4 जीरो है, 2 3 4, यानी 1 बटे में 10,000, यानी कि ये अगर ऊपर ले जाओगे ठीक है तो 1 बटे में देखो क्या बनेगा, ऊपर बाद में जाएंगे 10 की घात 4। भाई नीचे 10,000 है, 4 जीरो है तो 10 की घात 4। इसको अगर कन्वर्ट करोगे ऊपर तो -4 ऊपर जाएगा, +4 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगी घात। ठीक है, 10 की घात -4 सेंटीमीटर। तो ये है इसकी वास्तविक लंबाई। तो वास्तविक लंबाई आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये तो वास्तविक लंबाई जो पूछी थी हमने, इसका उत्तर निकाला है। अभी एक और चीज़ पूछा था कि अगर 20,000 गुना आवर्धन करते हैं तब क्या होता। ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूँ मैं, दूसरे की बात करते हैं जो y2 पूछा गया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर हमें पता है कि भाई जितना ज़्यादा जूम करोगे उसकी फ़ोटो भी उतनी बड़ी दिखाई देगी, है ना। 50,000 जूम करा था तो 5 था। ठीक है, 20,000 कम करेंगे तो ये कम आवर्धन है तो कम ही होगा, यानी कि जितना आवर्धन उतनी बड़ी लंबाई, जितना ज़्यादा आवर्धन उतनी बड़ी लंबाई, जितना कम आवर्धन उतनी छोटी लंबाई। तो मतलब ये सीधा अनुपात है। सीधे अनुपात में क्या होता है, ये बटे में ये बराबर ये बटे में ये, यानी कि यहाँ पे सीधा अनुपात है तो हम बोलेंगे x1 बटे में y1, यानी कि 50,000 बटे में 5 बराबर होना चाहिए 20,000 बटे में y2। y2 इधर लाओगे, ठीक है ना, y2 गया यहाँ पर और 20,000 अपनी जगह पे है। नीचे वाला 5 यहाँ जाएगा, ये वाला 50,000 नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, y2 गया इधर, यहाँ पे आया, ये 5 गया यहाँ पे और ये 50,000 आया नीचे। ठीक है, ये 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 5 एकम 5 5 एकम 5 खत्म, y2 बराबर कितना है 2, और ये 2 क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसका दो उत्तर होंगे, एक 10 की -4 और एक ये y2 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आप देखो जो अगला सवाल है इसमें क्या बोला गया है, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे दो लंबाइयाँ दी गई हैं, एक जो मॉडल में है और एक जो वास्तविक में है। जैसे मॉडल में मस्तूल 9 सेंटीमीटर है तो मॉडल में लंबाई, ठीक है, मॉडल में लंबाई 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर है, लेकिन वास्तविक में है वो 12, यानी वास्तविक लंबाई कितनी है 12 मीटर। ठीक है, यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर हो, जहाज की मतलब वास्तविक लंबाई 28 मीटर होगी तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी है। मॉडल की लंबाई कितनी है हमें क्या पता, हम बोलते हैं x2 है। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। जिसको सवाल समझना है फिर से समझो। एक जहाज है और उसका मॉडल है। ठीक है, मॉडल में मस्तूल की लंबाई अगर 9 सेंटीमीटर थी तो असलियत में जहाज था 12 मीटर उसका मस्तूल। ठीक है, और असलियत में अगर जहाज की टोटल लंबाई 28 हो तो मॉडल कितना लंबा बनेगा ये बताना है। तो यार देखो, जितना बड़ा मस्तूल होगा उसी के हिसाब से छोटा मस्तूल बनाएगा होगा मॉडल में, तो उसी हिसाब से जितनी बड़ी जहाज होगी उसी हिसाब से छोटी जहाज बना जाएगी मॉडल में। मतलब क्या,
कि अगर जहाज़ बड़ी होगी तो उसका मॉडल बड़ा होगा, और बड़ी जहाज़ करोगे मॉडल और बड़ा होगा, है ना। इसी तरह से मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा घटेगा। तो यहाँ पर कौन सा अनुपात है? सीधा अनुपात है। ठीक, तो सीधे अनुपात में हम क्या करते हैं? सीधे अनुपात में हम करते हैं x1 बटे में y1 बराबर x2 बटे में y2। तो यहाँ से कितना है? 9 बटे में 12 बराबर आएगा x2 बटे में 28। ठीक, तो यहाँ से करोगे तो कितना? x2 का मान, ठीक है, यहाँ से अगर मैं x2 का मान निकालूँ तो 9 बटे में 12 अपनी जगह, ये 28 नीचे वाला इधर आ जाएगा गुणा में, भाई 28 इधर गया गुणा में। ठीक है, तो यानी कि किससे कटेगा? 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 7 तियाँ 21, यानी कि x2 का मान देखो 7 गुणा 3 करोगे कितना आएगा? 21। ठीक है, x किस में है? ये x है सेंटीमीटर में, याद रखना, तो 21 सेंटीमीटर होगी। ठीक है भाई, ये भी हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगला ये रहा, इसमें बोला गया है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9 गुणा में 10 की घात 6 क्रिस्टल हैं, तो निम्नलिखित में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे चीनी किलो में कितनी है, उसमें क्रिस्टल कितने। तो देखो, जब 2 किलो चीनी है, कितने किलो है? 2 किलो, तब क्रिस्टल कितने हैं? 9 गुणे में 10 की घात 6, ये है। अब आगे क्या है? 5 किलो में कितने होंगे? ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 5 किलो। देखो 5 क्या है? किलो है, तो याद रखना इसको हम कहाँ लिखेंगे? किलो वाले लाइन के आगे। तो 5 किलो में कितने होंगे नहीं पता, और 1.2 किलो में कितने होंगे? किलो के आगे लिखोगे 1.2 किलो में कितने होंगे। चलो, जो केजी में है इसे x मान लिया, जो क्रिस्टलों की संख्या उसे y मान लिया। तो x1 x2 x3, तो y1 y2 y3। ठीक है, अब बस हमें क्या पता लगाना है? कौन किसका अनुपात में है। याद रखना जो यहाँ पर सारे सवाल हैं 13.1 के, वो यहाँ पे किस में है? सीधे अनुपात में ही है। 13.2 में हम दूसरा वाला देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ सीधे में ही है, यहाँ से आपको पता भी लगेगा यार। देखो, जब 2 किलो चीनी होगी, उसमें जितने चीनी के दाने होंगे, अगर आप 3 किलो चीनी लोगे तो उससे तो ज़्यादा ही होंगे ना। तो मतलब जैसे जैसे चीनी बढ़ाएंगे हम किलो में, वैसे वैसे क्रिस्टल भी, यानी उसके दाने भी बढ़ते जाएंगे। तो मतलब एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है, सीधा अनुपात है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? x1 बटे में y1 यानी कि 2 बटे में 9 गुणे 10 की घात 6 बराबर होगा ये बटे में ये, यानी कि 5 बटे में y2। तो अब क्या हो गया? y इधर आएगा गुणा में, यानी y गया इधर गुणा में, यानी कि 2 गुणा में y2 बराबर ये पूरी चीज़ जाएगी इधर गुणा में, यानी कि 5 गुणा में ये सारा कितना है? 9 गुणा 10 की घात 6। ठीक है, देखो ये 2 जाएगा नीचे, तो इसी स्टेप में ले जाते हैं यार। अगला स्टेप क्या करना? ठीक है, ये 2 कहाँ जाएगा? नीचे। तो y2 का मान कितना? 2 एकम 2, 2 से काटो कितना हो जाएगा? 2.5। तो कितना हो जाएगा? देखो 9 से गुणा कर लो, 9 पंजे 45 का 5 हासिल गया 4, 9 दूनी 18 4 22, एक के बाद दशमलव लगा दिया, गुणे में 10 की घात 6। तो y2 का मान देखो, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जब, तो यहाँ पे दशमलव से पहले सिर्फ एक अंक होना चाहिए। कितने अंक है? 2। जब इस तरीके से लिखा जाता है 10 की घात में, 12वें चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो दशमलव से पहले एक अंक होना चाहिए, यानी दशमलव को एक पीछे लाओगे, तो यानी हो जाएगा 2.25। जब दशमलव एक पीछे आता है तो 10 की घात 1 ज़्यादा हो जाती है। अगर एक पीछे है तो 1 ज़्यादा होगी, 2 पीछे है तो 2 ज़्यादा होती। ठीक है ना, तो एक अंक पीछे आया तो 1 घात ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हो गया। ठीक, इसी तरह से हम y3 वाला भी निकाल सकते हैं। y2 तो आपको समझ में आ गया, तो चलो इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा ये, हाँ ठीक है। चलो इसको ये दिख रहा होगा। ठीक, अब यहाँ पे अब हमने को क्या करना है? ऐसे ये भी निकालना है। तो यहाँ पे ये बटे में ये, यानी कि 2 बटे में 9 गुणा में 10 की घात 6 बराबर होना चाहिए 1.2 बटे में y3। ठीक, अब क्या होगा? y3 देखो इधर आएगा और 2 इधर आ जाएगा, यानी कि y3 यहाँ गया, सीधा ही कर रहा हूँ, और 2 आगे इसकी जगह पे, ये इधर ये इधर।
ऊपर क्या है 1.2, नीचे वाली चीज़ यहाँ ऊपर गुणा में जाएगी, यानी कि 9 गुणे में 10 की घात 6। 2 से काटा, 2 6 12, दशमलव लगाओगे, y3, 9 गुणा में 6 54, 1 के बाद दशमलव लगा दो, और गुणा में 10 की घात 6 भी है, ये भी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है। अब देखो जो अगला सवाल है, इसमें बोला गया रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो नक्शा है उसका 1 सेंटीमीटर असलियत में जो असलियत का दूरी है वो 18 किलोमीटर के बराबर है। मतलब 18 किलोमीटर की दूरी को नक्शे में 1 सेंटीमीटर में दिखाया गया है। ठीक है, तो 72 किलोमीटर की दूरी को नक्शे में कितने में दिखाया जाएगा ये बताना है। ठीक है ना भाई? तो इसको तो आप मुझे नहीं बता सकते हो, 18 चौक 72 नहीं 4, पर कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, पैमाने की दूरी अगर 1 होगी तो वास्तविक दूरी कितनी रही होगी? 18, यही तो बोला गया है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर में, कि भाई पैमाने की दूरी 1 सेंटीमीटर तो वास्तविक 18 रही होगी। तो वास्तविक अगर 72 है तो ये कितनी होगी ये बताना है। मान लेते हैं x2 है। तो देखो कौन सा अनुपात है ये? सीधा कैसे पता लगा? ऐसे पता लगा कि भाई जितनी ज़्यादा दूरी होगी नक्शे में भी उसी हिसाब से उतने सेंटीमीटर लगेंगे। ठीक है ना? तो ज़्यादा बहुत दूरी लोगे तो नक्शे में सेंटीमीटर ज़्यादा लगेंगे, कम लोगे तो कम लगेंगे। तो मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा घट रहा है। सीधा अनुपात है। तो सीधा अनुपात में अपने को क्या पता है? सीधा अनुपात में अपने को पता है ये बटे में ये बराबर ये बटे में ये। ठीक है, तो यानी कि x2 बटे में 72 करूँ अगर मैं, ठीक है, ये बटे में ये बराबर होगा 1/18। तो यहाँ से x2 का मान कितना हो जाएगा? 1/18 अपनी जगह, 72 ऊपर जाएगा इधर गुणा में, 18 एकम 18, 18 चौक 72, x2 का मान कितना? 4। x2 यानी x वाला लाइन किस में? सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 8वां। अब अगला देखो, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात कीजिए, पहला ये दूसरा ये। देखो क्या है, दो चीज़ें हैं, खंभे की लंबाई और छाया की लंबाई। तो हम एक सारणी बनाएंगे, इसमें जहाँ लिखेंगे खंभे की लंबाई, छाया की लंबाई। ठीक है, चलो इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y। ठीक, देखो अब एक बात याद रखना यार कि ये मैं ना मीटर में ले रहा हूँ, सब कुछ किस में ले रहा हूँ? मीटर में। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, लिख लेना आप, जगह नहीं है तो मीटर में सब कुछ। तो देखो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे खंभा, यानी खंभे की लंबाई है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। अब सोचो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 500, और 60 सेंटीमीटर अलग से, यानी 560 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूँ तो 5 मीटर में 500 और ये 60 अलग से, 560 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे लिखूँगा 560 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में नहीं सेंटीमीटर में ले रहे हैं दूरी, याद रखना सेंटीमीटर लिखना है आपको। ठीक है, अगर खंभे की लंबाई इतनी है यानी 560 है तो छाया की लंबाई कितनी है? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। देखो 3 मीटर में 300 और ये 20, यानी हो गया 320 सेंटीमीटर, याद रखना। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, 3 मीटर था 20 सेंटीमीटर था, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर प्लस में 20 सेंटीमीटर अलग से है, तो 320 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमें बताना है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की लंबाई। तो खंभे की लंबाई याद रखना, खंभे की लंबाई कितनी है? 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। 10 मीटर मतलब 1000 मीटर, 1 मीटर में 100, 10 मीटर में 1000, 1000 और 50 1050। अगर 1050 सेंटीमीटर का खंभा है तो छाया की लंबाई कितनी होगी? हमें नहीं पता, छाया की लंबाई निकालनी है, y2 बोल दिया छाया के आगे। इसमें क्या बोला है? उस खंभे की लंबाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है, छाया की लंबाई इस बार। ठीक है, छाया की लंबाई दी गई, छाया की लंबाई ये नहीं है, नीचे वाला है, तो इसके सामने लिखेंगे कितना है? 5 मीटर, लेकिन हमें सेंटीमीटर में लिखना है, 500 सेंटीमीटर। इस बार हमें ये नहीं पता, तो यहाँ x 1 2 3। ठीक है, टेबल बन गई। तो भाई जितना बड़ा खंभा होगा उतनी बड़ी उसकी छाया बनेगी, ज़्यादा बड़ा खंभा ज़्यादा बड़ी छाया, तो मतलब सीधा अनुपात है। तो यहाँ से करते हैं, क्या हो गया ये देखो 560, यानी कि ये बटे में ये,
बराबर ये बटे में ये, ठीक है। ये ऊपर आएगा, ये 560 इसके नीचे चला जाएगा, ऊपर 1050 पहले से ही है, नीचे वाला 320 इधर गुणा में चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ठीक है। किससे काट सकते हो, 8 से काट लो, 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, 7 से फिर कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, 3 के आगे 5, 35, यानी कि 7 पंजे 35, 1 जीरो तो 1 जीरो। तो y2 का मान कितना आ गया, 150 गुणा में 4, ठीक है। 150 ये रहा, 4 ये रहा, तो 150 गुणा में 4 करोगे, y2 का मान कितना, 15 चौके 60, 1 जीरो, यानी 600 क्या है सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर बदलना चाहो तो 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 100 तो 600 में 600 सेंटीमीटर, तो मीटर मतलब तो 6 मीटर आएगा। ये हो गया। ऐसे x3 निकालना है, वो भी निकाल देते हैं, चलो क्या दिक्कत है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अगला देखो, फिर से वही 560, ठीक है, यानी कि ये बटे में ये बराबर ये बटे में ये, तो यहाँ पे x3 बटे में 500 बराबर है ये बटे में ये, ठीक है ना। किसी को भी इधर उधर लिख सकते हो, बट याद रहे इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे ये आएगा। तो यहाँ से x3 का मान निकालना है, ये तो अपनी जगह रहेगा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 56 बटे 32 अपनी जगह, नीचे वाला 500 गया यहाँ पे, ठीक है। क्या कटेगा ये, 8 से काट लो, 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा है 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125 को किससे गुणा कर लो, 7 से गुणा कर लो, तो कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 का 5, हासिल गया 3, 7 दूनी 14, 3 17 का 7, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, ठीक है। इतने क्या सेंटीमीटर, यहाँ लिख रहा हूँ, अब जगह नहीं है तो, ठीक है, कैमरे में आ रहा है, ठीक। x3 बरा देखो 875 सेंटीमीटर, मतलब 800 सेंटीमीटर पूरे 75 अलग कर दो, तो 800 में 8 मीटर और 75 अलग जो बचा वो सेंटीमीटर है, तो ये भी हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो जो अगला सवाल है, यानी प्रश्न संख्या 10, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हम सारणी बनाएंगे, समय जो लग रहा है, ठीक है, मान लो मैंने मिनट में लिया है और दूरी किलोमीटर में ली है, तो समय कितना है 25 मिनट, तो यहाँ पर समय मिनट में लिया है 25, दूरी कितनी है किलोमीटर में 14, ठीक है। 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाता है, तो ये 5 घंटे में कितना जाएगा, 5 घंटे, समय क्या लिखो 5 घंटे है, ये घंटे का मतलब 60 से गुणा करना पड़ेगा तब मिनट बदलेगा ये, तो कितना 6 पंजे 30 यानी 300, सीधा मैं यहाँ पे 300 लिख दे रहा हूँ, यानी 300 मिनट में कितना जाएगा, इसे x बोलते हैं, इसे y बोलते हैं, ठीक है ना। फिर से याद रखना, ये 5 घंटे था, 5 घंटे मतलब 5 गुणे 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 6 पंजे 30 यानी कि 300 मिनट आएंगे, ठीक है ना भाई, इसीलिए 300 लिखा है, ये मैं सोचना 300 था ही नहीं, कहाँ से लिख दिया। अब देखो यार, जितनी ज़्यादा देर तक चलता रहेगा उतना दूर निकलेगा, ठीक है ना भाई, समय है और दूरी है, 1 मिनट चलेगा इतना गया, 2 मिनट जाएगा इतना, 3 मिनट जाएगा इतना, तो मतलब जितना ज़्यादा मिनट उतनी ज़्यादा दूरी, सीधा अनुपात है। सीधा अनुपात आप लोग जानते हैं, ये बटे में ये बराबर वो बटे में वो, यानी कि 25 बटे में 14 बराबर 300 बटे में y2, y2 इधर आया, y2 इसकी जगह 25 आ गया नीचे, 14 जाएगा ऊपर, यानी 300 गुणा में 14, 25 से काटोगे 25 से कम 25, 30 में से 25 गया, 5 के आगे 0 यानी कि 50, 25 दूनी 50, तो y2 बराबर कितना 12 गुणा में 14, 12 गुणा में 14, यानी कि y2 बराबर, ठीक है, 12 का पढ़ा आता है आपको, 12 चौक 48 का 8, हासिल गया 4, 12 एकम 12 और 4 16, ठीक है, इतने किलोमीटर, क्योंकि y2 किस में है किलोमीटर में। तो ये भी हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।